नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम हर सप्ताह की बड़ी राजनीतिक खबर पर चर्चा करते हैं और इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर रही है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण। और इस भाषण में कौन भारी पड़ा इन दोनों भाषणों में, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के को-फाउंडर, संपादक और जाने-माने पत्रकार आशुतोष। आशुतोष, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आशुतोष, हम जब बात शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। सदन में मतलब लोकसभा में 10 साल में पहली बार कोई प्रतिपक्ष का नेता बना है, क्योंकि अब तक जो कांग्रेस की टैली थी वो 10% कोई पार नहीं कर पा रही थी। इस बार वो 99 सीटें लेकर आए हैं और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं। तो आशुतोष, जो जो राहुल गांधी के भाषण का कुल मिला के थीम यही रहा, जो कि वो पहले भी कहते रहे कि डरो मत। और उन्होंने इसको जोड़ दिया एक तरह से किसानों से, अग्निवीर से, छात्रों से, अल्पसंख्यकों से। तो ये जो कुल मिलाकर भाषण है, ये एक तरह का आरोप पत्र था सरकार पर, अगर हम कहें, बजाय इसके कि अभिभाषण की वो बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी के भाषण में आप कैसा देखते हैं, उसको कैसे आंकते हैं आप राहुल गांधी के भाषण को? देखिए मिलिंद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। राहुल गांधी के भाषण को हम 3 स्तरों पे देख सकते हैं। पहला स्तर तो यही है कि पिछले 10 सालों के अंदर विपक्ष को एक समझ आई है, वो ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार खौफ के आधार पे चलती है और वो खौफ है, सरकारी एजेंसियों का खौफ है कि उनके सामने किसी को मुँह नहीं खोलना है, अगर कोई मुँह खोलेगा तो फिर उसका दंड भोगने के लिए वो तैयार रहे। तो उन्होंने एक तरीके से पूरे विपक्ष को संदेश देने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम उनका सामना कर सकते हैं। पहली बात तो इसीलिए बार-बार कहते हैं डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत, और फिर वो भगवान शिव को लेकर आते हैं। दूसरी बात जो है वो ये कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और पूरी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी अपना कॉपीराइट मानती हिंदू धर्म के ऊपर, ये पूरी तरीके से गलत है और किसी भी समाज पर, किसी भी एक संगठन का, किसी भी एक नेता का कॉपीराइट नहीं हो सकता है। हिंदू समाज सबका है और सबको लेकर वो चलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये मान के चलती है कि हिंदू समाज सिर्फ उनका है, वही हिंदू समाज है, आरएसएस ही हिंदू समाज है, नरेंद्र मोदी हिंदू समाज है, तो ये गलत है। और उसको वो चैलेंज करते हैं और इतने खुले तरीके से चैलेंज करते हैं कि एक तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को लेकर वो सदन के अंदर जाते हैं और उस तस्वीर को बार-बार दिखाते हैं। और आपको याद होगा कि वो पहले भी कह चुके हैं, मैं तो शिव भक्त हूं। तो उसका ये जी। मतलब नहीं है या इसका ये अभिप्राय नहीं कि भगवान राम के समक्ष वो भगवान शिव को स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि वो शिव को स्थापित करके अपने आप को एक हिंदूवादी मानना चाहते हैं। और हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी वाद में फर्क है। हिंदुत्ववाद एक विचारधारा है जो आरएसएस लेके चलती है और हिंदूवाद वो है जो हिंदू धर्म की बात करता है। तो वो बात आरएसएस के सम्मुख, नरेंद्र मोदी के सम्मुख और जनता के सम्मुख राहुल गांधी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तीसरी बात जिन्होंने अपने भाषण में कही वो ये कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनका जो पूरा संगठन है, ये संविधान विरोधी है। इसीलिए वो संविधान की प्रति को लेकर बार-बार ये हमला करने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं और उनकी अपनी पार्टी में ही जो लोग हैं वो उनसे डरे हुए हैं। तो ये जो 3 चीज है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका जो हिंदुत्व बल्कि विचारधारा नहीं कहना है, जो हिंदू है उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को संविधान विरोधी साबित करना चाहते हैं और लार्जर पॉलिटिकल लड़ाई के लिए वो विपक्ष को संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक एंगल और भी है, वो ये कि जब शिव को लेकर जाते हैं तो एक तरीके से जो उनका वो कास्ट सेंसस की जो पॉलिटिक्स है, जो अखिलेश यादव की पीडीए की पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड है, उसको भी वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए शिव कौन है। शिव जो हमारी परंपरा है उसमें वो जो हाशिए पर लोग हैं, बार बार लोग कहते हैं ना शिव की बारात, शिव की बारात, जो हाशिए पर लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको सत्ता से न्याय नहीं मिलता है, जिनको बार बार हाशिए पर ढकेला जाता है, उनको वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और है कि जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो उसमें जो एक धार्मिक जो जो प्रति मिली थी या धार्मिक चीज मिली थी, वो
एक लिंग जैसी जैसी चीज थी, शिवलिंग जैसी चीज थी, तो वो भारत की जो आदिम समाज है उससे भी उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके लार्जर इंप्लीकेशंस हैं, और मुझे लगता है कि उस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को विचारधारा के स्तर पर भी स्थापित करने की कोशिश करती है और पॉलिटिकल भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। नहीं तो आशु, जैसे आपने ये कहा कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की राहुल गांधी ने विपक्ष को भी और देश को भी, लेकिन पिछले महीने भर से, जब से 4 जून और आज 4 जुलाई है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब से ये नतीजे आए हैं, अचानक से मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको लोग ज़्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन पिछले महीने भर में राहुल गांधी में एक एग्रेशन दिख रहा है, कम से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आते हैं या वो जिस तरह से सदन में पेश आते हैं, और हमने उनको पहले भी देखा है। तो ये क्या मतलब ये हम उसको देख नहीं पाए थे, जैसा कि आपने भी कहा कि भाई हमने उनके आकलन में कहीं गलती की, या ये अचानक से उनमें कोई बदलाव नज़र आ रहा है आपको, ख़ास करके पिछले महीने भर से 4 जून को जब से नतीजे आए हैं? नहीं, मिलिंद, इसमें एक अच्छी बात, हमारे एक साथी हैं कार्तिकेय बत्रा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा राहुल गांधी तो हमेशा से अग्रेसिव थे, हमेशा से आक्रामक रहे हैं, लेकिन तब उनकी आक्रामकता को फ्रिवलसनेस माना जाता था, क्योंकि उनके साथ जो था वो विजय नहीं थी, उनके साथ कामयाबी नहीं थी। अब पहली बार उनको कामयाबी हाथ लगी है। कांग्रेस पार्टी की सीटें लगभग 100 पे आके पहुंच गई हैं, समूचे विपक्ष का समर्थन उनको मिल रहा है, 2 भारत जोड़ो यात्रा वो कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अखिलेश यादव के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी को परास्त करने का काम किया है, महाराष्ट्र में भी परास्त करने का काम किया है। तो अब उनके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो फ्रिवलस नहीं लगता है। वो जो कॉन्फिडेंस है, जो उनके अंदर का जो जो आक्रामकता है, अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो बेवकूफाना नहीं लगता। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो बेवकूफाना नहीं लगता है, वो फ्रिवलस नहीं लगता है। अब जब वो बोलते हैं तो चूंकि कामयाबी उनके पीछे खड़ी हुई है तो लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब ये है। लेकिन ये जो राहुल गांधी में जो एग्रेशन है वो कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा जब 2015-16 के आसपास उन्होंने जिस तरीके से सूट बूट की सरकार कहकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला किया था, उसके बाद राफेल के मसले पर जिस तरीके से हमला किया था, चौकीदार चोर का जो नारा लेकर आए थे, तो वो लगातार एग्रेसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये राहुल गांधी की एक खासियत भी अब बनकर उभर रही है कामयाबी के साथ साथ, कि वो भारत की राजनीति में अब एक 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 जिसे कहते हैं स्वाभाविक नेचुरल रेबल की भूमिका में अपने अपने को लाना चाहते हैं। वो जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में दिखता था 1970 और 1980 के दशक में, कि एक आदमी है जो सिस्टम से, जो स्ट्रक्चर से नाराज दिखाई पड़ता है और एंग्री यंग मैन है। राहुल गांधी अपने आप को उसी एंग्री यंग मैन की भूमिका में डाल रहे हैं। और अब उनका वो एंगर, वो क्रोध, वो जो रेबेलियसनेस है, वो लोग इसलिए लोगों को पसंद आता है क्योंकि अब उनके पीछे कामयाबी है और वो हल्का, ओछा और छिछला नहीं लगता है। तो कामयाबी बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके की आक्रामक राजनीति करते हैं, जिस तरीके के एग्रेसिव पॉलिटिक्स को परस्यू करते हैं, पूरी पार्टी जिस तरीके से एग्रेशन के साथ रहती है, उसको आप बहुत सॉफ्ट होके, सोफिस्टिकेटेड होके, चुपचाप होके या मंद मंद करते हुए आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी कमजोरी मानी जाएगी। अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, तो आपको उतनी ही तरीके की, बल्कि उससे ज्यादा की आक्रामकता दिखानी पड़ेगी और नो होल्ड्स बार एटीट्यूड रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बोलना पड़ेगा कि आप गलत है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि वो ये काम पहले भी कर रहे थे, अब चूंकि कामयाबी उनको मिलने लगी है तो वो ज्यादा इन्फेक्शियस दिखाई पड़ता है और ज्यादा प्रकट रूप से सामने आता है। तो आशुतोष, आप इसको कामयाबी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसको अपने भाषण में बाल बुद्धि कहा कि भाई 543 में से आपको 99 सीटें ही आई है। ठीक है कि आप पिछली बार 52 पे थे, इस बार 99 पे आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो अपने भाषण में कहा कि भाई हमने तीसरी बार सरकार बना ली है, ये 60 साल में पहली बार हुआ है। और कुल मिला के जो अब तक बात हो रही थी कि राहुल गांधी पप्पू है, तो वो छवि राहुल गांधी ने तोड़ दी। लेकिन वापस प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उनकी जो आप एग्रेशन जिसको आप कह रहे हैं, या उसमें जो आक्रामकता हम देख रहे थे, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं बाल बुद्धि का प्रयोग किया है। तो ये कामयाबी इतनी जरूर है कि आप 52 से 99 पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी आपको बहुमत नहीं मिला, अभी भी आप सरकार में नहीं आए या चुनाव नहीं जीता है आपने। देखिए, अगर अगर बहुमत में आ गए होते तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी फिर विपक्ष में होते और राहुल गांधी सत्ता पक्ष के साथ बैठे होते, वो तो सच्चाई है। बट राहुल गांधी की कामयाबी को या कांग्रेस की कामयाबी को आप सीटों के माध्यम से अगर मापने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी। 2 स्तरों पर इसको देखना पड़ेगा। एक, चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से पंगु करने की कोशिश की गई है, जिसमें सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, उनके खातों को सीज कर दिया गया, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया, राहुल गांधी सोनिया गांधी को जिस तरीके से इंट्रोगेट किया गया, एक एक कांग्रेस के नेताओं के मन में दहशत पैदा करने की जो कोशिश की गई और आर्थिक स्तर पर पूरी तरीके से एक तरीके से उनको खत्म करने की कोशिश की गई है। उस संदर्भ में अगर आप देखें तो राहुल गांधी की कामयाबी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इतनी खामियों इतनी इतनी कमियों के बावजूद भी, इतने हैंडीकैप्स के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी 55 से सीटें 52 से बढ़ा के अगर अपनी सीटें 99 कर लेती है तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीजेपी आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा ब्रूटल स्टेट पावर उसके पास है, सारी एजेंसीज उसके पास है, जबरदस्त संगठन उसके पास है और उसके पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता है। वैसी स्थिति में उनसे छीन कर ले लेना ये बड़ी कामयाबी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीडिया पूरी तरीके से उनके साथ है, रोज मीडिया राहुल गांधी को गालियां दिया करता था, पप्पू पप्पू कहने की कोशिश करता था, उनको पप्पू दरअसल बना दिया गया था। वैसी स्थिति में इमर्ज करना ये बड़ी कामयाबी है और ये भारत की राजनीति का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2015 से लेकर 2019 और भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने तक राहुल गांधी को लोग रिडिक्यूल करते थे। वो राइट विंगर्स भी करते थे और लेफ्ट वाले भी करते थे और लिबरल्स भी करते थे। बहुत सारे ऐसे पत्रकार, लिबरल पत्रकार हैं जो आज राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये सारे पत्रकार राहुल गांधी को गंभीरता के साथ नहीं लेते थे और मानते थे कि इसने तो कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया है और नेहरू गांधी परिवार को खत्म कर दिया, इसके अंदर कोई दम नहीं है और ये एंटाइटल्ड है, इसीलिए यहां पे है। आज वही राहुल गांधी को जब उत्तर प्रदेश में सीएसडीएस ने सर्वे किया तो सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि राहुल गांधी को 36% लोग कहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर देखना और नरेंद्र मोदी को 32%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इस संदर्भ में है क्योंकि ये वो उत्तर प्रदेश है जहां नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश है जहां योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री दोनों हिंदुत्व के बड़े आइकन है, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां अयोध्या है जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जनवरी के महीने में की गई थी, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां राहुल गांधी अमेठी में अपना चुनाव बुरी तरीके से हार गए थे और ये वो उत्तर प्रदेश है जहां नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के लिए नाको चने चबाने पड़ गए। तो उस संदर्भ में अगर आप देखिए तो ये बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस पार्टी आज भी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को भूल जाती है कि जब 1951-52 का जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं थी लेकिन जनसंघ थी और जनसंघ को कितनी सीटें मिली थी? 3 सीटें मिली थी। उसके बाद जब 57 का चुनाव हुआ लोकसभा का तब जनसंघ को कितनी सीटें मिली थी? 4 सीटें मिली थी। उसके बाद जब 62 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिली, 67 में भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटें मिली, 71 में भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ को 22 सीटें मिली और 1984 में जब भारतीय जनता बढ़ी तो 2 सीटें मिली। यानी 6 लोकसभा के चुनाव में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों को मिलाकर सिर्फ 80 सीट बना पाई थी। तो क्या इस आधार पर हम ये कह दें कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये सब बहुत ही छोटे और बहुत ही खराब नेता थे? नहीं। राजनीति के अंदर जीवन में आपको क्रिटिकल मास क्रॉस करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में है वो क्रिटिकल मास के बहुत नीचे है। जिस दिन वो क्रिटिकल मास अब जो है वो उस क्रिटिकल मास की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हमको इस राजनीतिक परिदृश्य में राहुल गांधी और उनकी कामयाबी को समझना पड़ चाहिएगा। दूसरी बात यह है, देखिए, हम ये नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी तो 370 के आंकड़े की बात कर रहे थे। आज आप जो है चुनाव के पहले सारा चुनाव जीता हुआ मान के चल रहे थे। एग्जिट पोल भी कह रहा था कि 300 के 350 के आसपास सीटें और तब आपके पास 240 सीटें आती है, बहुमत का आंकड़ा लेके नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो समझना पड़ेगा कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, नरेंद्र मोदी का ऑरा जो है वो कम हो रहा है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी इमर्ज कर रही है। ये तो जैसे आशुतोष हमने बात की, राहुल गांधी के भाषण की बात कर ली, प्रधानमंत्री के जवाब की भी बात कर लेते। तो प्रधानमंत्री ने ये जो सारे आरोप है उनका सिलसिलेवार जवाब तो दिया ही कि जैसे अगर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने भी उतना ही किया अपने विरोधियों के खिलाफ, या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि भाई वो पिंजरे में बंद है तोता जो है सीबीआई पैरट है, या उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का बार बार हवाला दिया गया। तो इनका भी तो मतलब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है हर चीज का, ऐसा नहीं है कि वो। अच्छा, दूसरी एक और मुझे आपसे इससे बात और पूछनी थी कि एक तो प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उस पर आप क्या सोचते हैं, और दूसरा जिस तरह से उनको रोका गया, जैसे नारेबाजी की गई, अब आप ये दलील दे सकते हैं कि बीजेपी भी रोकती थी इसलिए हम भी रोक रहे हैं। तो ये जो दोनों बातें, प्रधानमंत्री के भाषण कैसा रहा और क्या उनको इस तरह से रोका जाना ठीक था?
प्रधानमंत्री जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, जो हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सलाहकार उनको समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो गया, इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो गया टेलीविजन के माध्यम से कि अब उनके भाषण में नयापन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो नीरस लगता है, वो उबाऊ लगता है और वो रिपीटेटिव लगता है। तो वो उसमें अगर जानबूझकर वो अगर एग्रेशन लाने की कोशिश करते हैं तो वो भी अब लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप रोज वही भाषण हम सुनते हैं, रोज वही भाषण हम सुनते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी का चूंकि मीडिया में इतना एक्सपोजर नहीं है और अभी कामयाबी उनको मिली है, तो उनका एग्रेशन लोगों को दिखाई पड़ा, इन्फेक्शियस लगा। मोदी जी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने तो बहुत लंबा भाषण दिया और वही बातें रिपीट की जो पिछले 5-7 सालों से लगातार वो रिपीट करते। सिर्फ एक बात पे ज्यादा जोर दे रहे थे कि देखिए हमारे पास तो 240 है, तुम तो अभी 100 के आसपास भी नहीं पहुंचे हो। और जो बाल बुद्धि के, जब प्रधानमंत्री के पद पे आप होते हैं तब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग इस, कम से कम मुझे तो वो बात पसंद नहीं आती है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री को एक स्टेट्समैन के तौर पर देखना चाहते हैं। जैसे कि हमारी जो हिंदू परंपरा है उसमें ये कहा गया है कि जो पुराने संदर्भ में है कि जो राजा होता है उसको वो पिता के समान होता है और पिता अपने बेटों में फर्क नहीं करता है। वो हमेशा स्टेट्समैन की तरीके से रहता है, वो न्याय करते हुए उसको दिखना चाहिए। आज राजा तो नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री जो है वो सबके साथ न्याय करते हुए दिखाई पड़े और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों के साथ समान जैसा व्यवहार अगर करें। हालांकि लोकतंत्र अब संभव नहीं है, लेकिन जब आप सिर्फ विपक्ष को रिडिक्यूल करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा भाषण मैं उसको कहूंगा। मेरा तो बल्कि ये मानना है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से दिया गया ये अब तक का शायद सबसे नीरस भाषण है जो उन्होंने लोकसभा में दिया है, जो कम्युनिकेट कुछ नहीं करता, जो सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी हार को लेके या बहुमत का आंकड़ा नहीं पाने की वजह से अंदर से बहुत खींचे हुए हैं और इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अब उनके पास 272 का आंकड़ा नहीं है, अब वो 303 से सट के 240 पे आ गए। इसका यह मतलब नहीं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो बहुत अच्छा कहा। राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए कि वो भी विपक्ष में है और उनके पास भी 99 सीटों का यह आंकड़ा है। अगर वो ये जताने की कोशिश करेंगे बीजेपी तो बुरी तरीके से हार गई है और उनको हर वो चीज कहने का अधिकार, तो वो भी गलत है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई हमारी राजनीति में कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के बीच की नोकझोंक भी सुनी है, देखी है, लेकिन दोनों के बीच में एक परस्पर सौहार्द था, एक दोस्ती ना भी हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान था। आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में किसी तरीके का कोई भी सम्मान नहीं है और दोनों एक दूसरे का सम्मान तो करते ही नहीं है, एक दूसरे को 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल वही वाली स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है जो महाभारत में दिखाई पड़ती है कि पांडव कह रहे थे भाई मुझे 5 गांव तो दे दो, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 सुई की नोक की जमीन भी देने को तैयार नहीं। तो जब वैसी स्थिति हो जाती है तो महाभारत अवश्यंभावी होता है और मैं साफ देख पा रहा हूं कि आने वाले दिनों में भारत का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें बहुत बड़े संकट खड़े होंगे, क्योंकि अब एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी है। मैं इनमें से किसी को ना तो कौरव कहता हूं ना पांडव कहता हूं, लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि दोनों के बीच में जबरदस्त संघर्ष होगा। उससे भारत का संसदीय इतिहास अगर बच जाए, कलंकित ना हो, तो बहुत अच्छा है। मैं कभी कभी डरता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा का इतिहास तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं दोहराया जाएगा। तो ये उस संदर्भ में मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी अब चुनाव खत्म हो गया है, अब आप एक बड़े स्टेट्समैन के तौर पर अगर आएंगे तो राहुल गांधी की आक्रामकता अपने आप कुंद हो जाएगी। कांग्रेस विपक्ष की जो आक्रामकता है उसको लोग गलत नजर से देखेंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री भी अगर उसी तरीके से हमले करेंगे, वैसे शब्दों और जुमलों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जो अंडरडॉग को फायदा मिलता है वो अंडरडॉग को फायदा मिलेगा। नहीं तो आशुतोष, जो आपने बात कही आखिर में, वही बात आर जगन्नाथन ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आज लिखी थी कि भाई प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में दरअसल एक तरह से दुश्मनी का भाव आ गया है और उनको आपस में बात करना चाहिए, नहीं तो जैसा आपने कहा कि भाई आने वाले दिनों में दिक्कत हो जाएगी। एक और बयान जो आशु मुझे बड़ा दिलचस्प लगा वो था हरसिमरत कौर का। तो उन्होंने ये कहा इस भाषण के बारे में कि भाई 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री बोले और 2.25 घंटे तक वो एक ही आदमी के बारे में बोलते रहे, मतलब उनका आशय था कि राहुल गांधी के बारे में बोलते रहे। या उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी यही कहा कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करते रहे, देश के बारे में किसी ने बात नहीं की। लेकिन सबसे आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वापस ऐसा लग रहा है, मतलब ये मैं मानता हूँ पिछले अगर आप 1-1.5 साल को देखेंगे कि जब इंडिया गठबंधन की पटना में शुरुआत हुई थी तो शुरुआती कुछ महीनों में जो चीज़ें एजेंडा सेट करने का काम विपक्ष कर रहा था, फिर वो विधानसभा चुनाव आते आते वापस बीजेपी की तरफ चला गया, राम मंदिर हुआ फिर बाद में, तो
क्या अब ऐसा लग रहा है कि वापस पिछले महीने भर में सरकार जवाब दे रही है और एजेंडा जो है विपक्ष तय कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल मिलन जी, मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मुझे अच्छी तरीके से याद आता है कि जब 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो उस वक़्त का जो विपक्ष था वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने उन दिनों राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की जम के आलोचना की, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो संघी हो गए हैं और इनफैक्ट कुछ लोगों ने हमारे डिबेट शो में आना ही बंद कर दिया। बोले आप तो संघ से मिल गए हैं और आप तो बिक गए हैं। खैर अब वो एक अलग तरीके की डिबेट है। उसके बाद अगर आप देखिए कि 22 जनवरी में आइए तो वहां पे किस तरीके से राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा होती है और लगता है कि सब कुछ अब बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से पलट के जाते हैं उससे तो लगता है कि अब तो विपक्ष 50 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। यहाँ तक कुछ सेफोलॉजिस्ट ये भी कहने लगे तो कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली। लेकिन जो बड़ी गलती की थी वो ये थी कि जब कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पे प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया, वहीं से पूरा नैरेटिव बदलना शुरू हो गया और ये उनका सबसे सबसे बड़ी गलती थी। आज प्रधानमंत्री जी फिर वही गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, जो हमले उनको करने हैं उनको करने दीजिए। आप देश के सामने एक दूसरा नैरेटिव रखिए। अगर आप राहुल गांधी के बनाई हुई पिच पर अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो आपका आउट होना या स्टंप होना निश्चित है, जैसे कि लोकसभा के चुनाव के दौरान हुआ है। तो ये विपक्ष की बड़ी कामयाबी ये है कि रोज अखबारों में अब प्रधानमंत्री राहुल गांधी को या मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र विरोधी नहीं है, हम संविधान विरोधी नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी नहीं है और हम हिंदुत्व के हिंदू, हम असली हिंदू हैं। जब आपको ये साबित करना पड़े तब मान लीजिए कि आप गलत पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, आप सही पिच पे बैटिंग नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये गलती बीजेपी और प्रधानमंत्री जी फिर कर रहे हैं और करेंगे तो नुकसान होगा। इससे फायदा कभी भी उनको नहीं होगा, क्योंकि मेरा साफ तौर पे यह मानना है कि संविधान पर जितनी चर्चा होगी, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जब तक संविधान का विमर्श इस देश के अंदर चलता रहेगा, लोग कभी भी बीजेपी को नहीं मानेंगे कि संविधान के पक्ष में है। क्योंकि उनका पिछले 75 साल 100 साल का लगभग का जो इतिहास है आरएसएस को लेके, वो संविधान विरोध का इतिहास रहा। वो कैसे उसको इरोज कर देंगे? वो जो गोलवलकर ने बोला था या जो सावरकर ने बोला था या सारे लोगों ने कहा था कि भाई हमारे संविधान में तो कुछ भी भारतीय नहीं है। आप इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो दीनदयाल उपाध्याय की थीसिस उसको पढ़ लीजिए। वो साफ तौर पे कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वो कहते हैं कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो जो है भारत को कमजोर करता है। वो ये कहते हैं कि भारत को धर्म राज्य होना चाहिए। तो जब आप इस तरीके की बातें करेंगे और हाल तक अगर आप देखें, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो रिव्यू कमेटी बनाई थी वेंकट चलैया के नेतृत्व में। उसके बाद जब अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठा देती हैं कि बीजेपी इस संविधान के पक्ष में नहीं है। और ये थ्योरेटिकली भी संभव है और फैक्चुअली भी करेक्ट बात है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। तो जब तक ये अगर नैरेटिव चलता रहेगा तो बीजेपी को फायदा है। आज की तारीख में बीजेपी को अपना नैरेटिव डेवलपमेंट पे लेके आना चाहिए और हिंदुत्व के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, संविधान के बारे में तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। तब विपक्ष मजबूर होगा इनके नैरेटिव पे आने पे। लेकिन ये सच्चाई है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है और सरकार उस पर रिएक्ट कर रही है। आशुतोष, इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साप्ताहिक सभा में हमारे साथ आज जुड़े थे आशुतोष, जिन्होंने कहा कि पिच अभी तो राहुल गांधी के पिच पर नरेंद्र मोदी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये कोई 2020 का मैच नहीं है, ये 5 साल का या एक टेस्ट मैच है और अभी तो पहला सेशन भी, अगर पहला सेशन में भी एक विराम हुआ है, लंच ब्रेक भी नहीं कह सकते हैं, अब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है क्योंकि अभी इसमें रिसेस हुआ है, बजट सत्र अभी भी आगे चालू ही रहेगा इस संसद का। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब तक 10 साल तक हम लगभग देखते आए हैं कि बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और विपक्ष उस पर आमतौर पर रिएक्ट करता आया है। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है, पहले शुरुआती कम से कम महीने में देखकर ये लग रहा है कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसको जवाब सरकार को देना पड़ रहा है। और जैसे कि आशुतोष ने एक बात कही थी कि संविधान पर जब प्रधानमंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो वो कहीं न कहीं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के चक्कर में वो फँस गए, क्योंकि आपने भले ही उसको मुसलमानों से जोड़ा कि आरक्षण आपसे लेकर मुसलमानों से दे दिया जाएगा, पर कहीं न कहीं बात आरक्षण की हो रही थी और अभी तक बीजेपी उससे बाहर नहीं निकल पाई है। तो एक बार फिर से साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए।
हम अगली बार उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।